नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र जिसे हम क्रेब्स चक्र कहते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज हमारा ये श्वसन तंत्र है या जो श्वसन है उसका अंतिम टॉपिक रहने वाला है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे कि जो ग्लूकोज है जिसका हम ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा अपघटन कर देते हैं और उससे क्या बन जाता है, पायरुविक अम्ल बने जाता है। तो अब उस पायरुविक अम्ल का आगे क्या होता है? अगर उसको ऑक्सीजन मिलती है तो वो क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है, और अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो फिर अनोक्सी श्वसन के द्वारा उससे या तो एथेनॉल बनता है और या फिर लैक्टिक अम्ल बनता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ग्लूकोज है उसके टूटने से जो पायरुविक अम्ल बना है उसको ऑक्सीजन मिली है, और जब उसको ऑक्सीजन मिली है तो आगे उसका क्या हुआ है। ये जो क्रेब्स चक्र है इसके बारे में क्या क्या सामान्य जानकारी हो सकती है, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में ये क्रेब्स चक्र क्या होता है, किस प्रकार से ये पूर्ण होता है और किस प्रकार से यहां पर ऊर्जा का उत्पादन अर्थात एटीपी का उत्पादन होता है, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ में यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो बात करते हैं हम क्रेब्स चक्र के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये क्रेब्स चक्र क्या है। देखो, इसका जो एक नाम है ना क्रेब्स, ये एक वैज्ञानिक के नाम के आधार पर दिया गया है। किसके आधार पर दिया गया है? वैज्ञानिक के नाम के आधार पर, कि जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है उसके नाम के आधार पर तो इसे कहा जाता है क्या? क्रेब्स चक्र। इस चक्र के दो नाम और होते हैं, यहां से आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बने सकता है। इसे हम सिट्रिक अम्ल, इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है सिट्रिक अम्ल चक्र, या जिसे हम क्या कहते हैं, टीसीए साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसका नाम टीसीए साइकिल भी होता है और इसका एक नाम होता है सिट्रिक अम्ल चक्र। अब इनका ये क्यों नाम होता है? देखो, जो ये आपका क्रेब्स चक्र है इसका जो पहला और स्थायी उत्पाद जो होता है वो होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। और क्योंकि पहला उत्पाद सिट्रिक अम्ल है इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया है? सिट्रिक अम्ल चक्र पड़ गया है। इसके अलावा जो ये सिट्रिक अम्ल होता है इसके अंतर्गत आपके 3 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3। और 3 को हम बोलते हैं ट्राई। 3 को हम क्या बोलते हैं? ट्राई। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्योंकि इस सिट्रिक अम्ल में कितने कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं? 3 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि क्रेब्स चक्र को हम इन नामों से भी जानते हैं। इसके बाद में क्रेब्स चक्र के बारे में आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि क्रेब्स चक्र सदैव ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण होता है। किसमें पूर्ण होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति। अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो क्रेब्स चक्र पूर्ण नहीं हो सकता है। होता कहां पर है? तो क्रेब्स चक्र आपका चलता है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो तरल हिस्सा होता है, जो उसका भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आधात्री अर्थात मैट्रिक्स कहते हैं।
उसमें ये आपका क्रेब्स चक्र है ये पूर्ण होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहां पर ये पूर्ण होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी होती है। अब ये जो क्रेब्स चक्र होता है ये प्रारंभ कैसे होता है? देखो, हमने एक प्रक्रिया है जो पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ी थी जिसका नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। आप उस पूरी प्रक्रिया को जाकर देख सकते हैं, यह आपके हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो उस ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा हमारा एक अंतिम उत्पाद बना था जिसका नाम होता है पायरुविक अम्ल। कौन सा उत्पाद बना था? पायरुविक अम्ल। अब यह पायरुविक अम्ल क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले एक प्रक्रिया से गुजरता है, एक रिएक्शन से गुजरता है। तो क्या होता है? पायरुविक अम्ल जो होता है ये जब क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है, किसमें प्रवेश करता है? क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले लिंक रिएक्शन, लिंक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या लेता है? लिंक अभिक्रिया में भाग लेता है। अर्थात ये जो लिंक अभिक्रिया है ये आपके ग्लाइकोलाइसिस को और क्रेब्स चक्र को आपस में जोड़ने का कार्य कर रही है। लिंक का मतलब होता है जोड़ना। तो जो ये अभिक्रिया है, जो आपके पायरुविक अम्ल बना है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद, उसको और आपके क्रेब्स चक्र का जो पहली चीज है वो है आपका क्या? एसिटाइल कोएंजाइम ए। इन दोनों के बीच में जोड़ने का काम करता है, और क्योंकि जोड़ रहा है इसी कारण इसको क्या कहते हैं? लिंक अभिक्रिया कहते हैं, लिंक रिएक्शन कहते हैं। अब ये क्या होती है लिंक रिएक्शन? ध्यान से सुनो, अगले पेज में लिख लेते हैं हम। तो जो लिंक अभिक्रिया होती है वो कौन सी है? देखो, हमारा ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद बना था, वो बना था पायरुविक अम्ल। सबको पता होगा ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है वो होता है पायरुविक अम्ल। अब ये पायरुविक अम्ल किसमें कन्वर्ट होता है? ये आपका कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किसमें कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहां पर COA है, इसको हम बोलते हैं कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए क्या होता है कि जो हमारा विटामिन B5 होता है, कोएंजाइम ए यहां पर देख लो क्या होता है? विटामिन B5 जो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पेंटाथीनिक अम्ल। ये आपका सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। सह एंजाइम को इंग्लिश में हम बोलते हैं कोएंजाइम, और जो कोएंजाइम आपका पेंटाथेनिक अम्ल बनाता है इसे हम क्या बोलते हैं? कोएंजाइम ए। क्या बोलते हैं? कोएंजाइम ए। तो आपके एसिटाइल समूह जुड़ा हुआ और कोएंजाइम ए है। ये हमारा क्रेब्स चक्र का पहला आपका क्या है? आपका ऐसे मान लो अभिक्रमक है। सबसे पहली जो चीज आपकी क्रेब्स चक्र में काम में आती है वो आती है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस कारण हमें सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना पड़ेगा, और ये बनता किससे है? आपका पायरुविक अम्ल से। हमें पता है कि जो आपका पायरुविक अम्ल होता है ये कितने कार्बन का होता है? 3। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा था कि पायरुविक अम्ल होता है वो कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम है, ये कितने कार्बन का होता है? 2। ये कितने कार्बन का है? 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां पर जब ये गया है, इसमें बदला है, तो एक जो कार्बन है वो बाहर निकल गया है। कहां निकल गया है? बाहर। और कार्बन जब बाहर निकलेगा तो वो आपका CO2 के रूप में बाहर निकलता है। किस रूप में बाहर निकलता है? CO2 के रूप में बाहर निकलता है। इसके साथ साथ में हमें पता है कि जब ये इससे इसमें बदला है
तो यहां पर एक को एंजाइम ए भी काम में आया है। क्या काम में आया है? को एंजाइम ए, अर्थात को एंजाइम ए इसके अंदर प्रवेश किया है। CO2 बाहर निकला है और को एंजाइम ए प्रवेश किया है। यह जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के दौरान आपका NAD है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH प्लस H प्लस में। कहने का मतलब ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण, क्योंकि यहां से क्या निकला है? हाइड्रोजन बाहर निकला है। तो यह आपको ध्यान रखना है। इस अभिक्रिया में एक एंजाइम काम में आया है और आपको ध्यान रखना है, कभी भी हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो वहां पर एक एंजाइम काम में आता है जिसे हम बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम होता है? डीहाइड्रोजिनेज। तो यहां पर एक एंजाइम काम में आया है जिसे हम बोल रहे हैं पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज। पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज। तो यह है आपकी लिंक अभिक्रिया। लिंक अभिक्रिया क्या है वो आपको ध्यान रखना है कि यह आपकी, देखो, यह आपका ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद था और यह क्रेब्स चक्र का पहली चीज है। ये क्रेब्स चक्र का क्या है? पहली चीज जो क्रेब्स चक्र में काम में आने वाली है। यहां से आपका क्रेब्स चक्र प्रारंभ होने वाला है। तो ये इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बीच की अभिक्रिया है, इनको जोड़ने वाली अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में हमें ध्यान रखना है कि एक चीज बनी है भाई, ये इसको लिख देते दोबारा से। क्या बना है कि NAD+। अब ये NAD+ क्या है? ये एक ऐसा पदार्थ है जो आपका हाइड्रोजन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। भाई यहां से हाइड्रोजन निकलेंगे तो उसको कोई ना कोई तो ग्रहण करेगा, तो ये ग्रहण करने वाला है। तो ये थी हमारी लिंक अभिक्रिया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि जो क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स चक्र जब होता है, सामान्य तौर पर ध्यान से देखो, हमने पिछली एक प्रक्रिया पढ़ी है जिसका नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस आपका 6 कार्बन का जो ग्लूकोज है वो टूटकर पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, जो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। इस कारण अर्थात एक बड़ा अणु टूटकर क्या बना है? एक छोटा अणु बना है। और जब कोई बड़ा पदार्थ टूटकर एक छोटा पदार्थ बनता है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं केटाबोलिज्म। क्या कहते हैं? केटाबोलिज्म। और अगर कोई छोटे छोटे पदार्थ जुड़कर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करे तो उसे बोलते हैं एनाबोलिज्म। उसे क्या बोलते हैं? एनाबोलिज्म। और केटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? मेटाबोलिज्म। क्या कहते हैं? मेटाबोलिज्म। तो ध्यान से देखो, ये जो हमारा क्रेब्स चक्र है, इसमें पदार्थ टूटता भी है, इसमें पदार्थ बनते भी हैं। अर्थात ये जो एक चक्र है, इसमें केटाबोलिज्म भी होता है और इसमें एनाबोलिज्म भी होता है। इसी कारण बोला जाता है कि जो आपका क्रेब्स चक्र होता है यह आपका उभयधर्मी होता है, एम्फीबोलिक होता है। कैसा होता है? एम्फीबोलिक। ध्यान रखना है एम्फीबोलिक क्यों कहते हैं, अर्थात एनाबोलिज्म भी और केटाबोलिज्म भी दोनों होता है इसमें। तो क्रेब्स चक्र को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एम्फीबोलिक चक्र कहते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि इस चक्र में एनाबोलिज्म और केटाबोलिज्म दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। कहने का मतलब बड़ा पदार्थ है वो टूटकर छोटे पदार्थ भी बनाता है और छोटे छोटे पदार्थ हैं वो जुड़कर आपस में किसका निर्माण करते हैं? बड़े पदार्थ का भी निर्माण करते हैं। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में तथ्य पूछे जा सकते हैं कि क्रेब्स चक्र के बारे में कौन कौन सी तथ्य हैं वो सही हैं, तो आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा जो ये क्रेब्स चक्र है, इसमें मुख्य रूप से तो आपका ग्लूकोज से चल रहा है। किससे चल रहा है? ग्लूकोज। भाई ग्लूकोज किस में गया था? ग्लाइकोलाइसिस में। और ग्लाइकोलाइसिस से क्या बना था आपका? पायरुविक अम्ल। और ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद में पायरुविक अम्ल से आपका बना है एसिटाइल कोएंजाइम में, और उससे बाद में आपका चला था क्या? क्रेब्स चक्र। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि क्रेब्स चक्र में आपके बीच में है वो कौन जुड़ सकता है? आपके फैट भी जुड़ सकता है, फैट के द्वारा भी ये चल सकता है, अर्थात वसा के द्वारा भी, और इसके अलावा प्रोटीन के द्वारा भी ये चल सकता है। हालांकि ज्यादा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर आपकी ये चीजें जटिल होती जाएंगे। तो आपको तो केवल यही बात ध्यान रखनी है कि ये जो क्रेब्स चक्र है ये एम्फीबोलिक चक्र होता है, अर्थात इसमें एनाबोलिज्म भी होता है और कैटाबोलिज्म भी होता है। साथ साथ में ये आपकी कौन सी अभिक्रिया थी? लिंक अभिक्रिया, जो आपके ग्लाइकोलाइसिस और किसको जोड़ती है? क्रेब्स चक्र को आपस में जोड़ती हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद में अब हम शुरुआत करने वाले हैं किसकी? क्रेब्स चक्र की। देखो भाई, देखो अभी हमने लिंक अभिक्रिया के द्वारा एक पदार्थ बनाया है जिसका नाम है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। कौन सा पदार्थ बनाया हमने? एसिटाइल कोएंजाइम ए। आपका एक पदार्थ बनाया जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इसमें कितने कार्बन है भाई? 2 कार्बन। कितने कार्बन है? 2। अब इस 2 कार्बन से क्रेब्स चक्र का पहला उत्पाद बनेगा, और वो बनेगा आपका कौन सा? सिट्रिक अम्ल। कौन सा बनेगा भाई? सिट्रिक अम्ल। पहला उत्पाद बनेगा आपका क्या? सिट्रिक अम्ल। और ये सिट्रिक अम्ल है, ये है आपका 6 कार्बन का। कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन। अब आपको लग रहा होगा कि यहां पर तो 2 कार्बन थे, यहां 6 कार्बन है, तो फिर ये 4 कार्बन अतिरिक्त कहां से आए हैं? ये 4 कार्बन कहां से आ गए? तो आप ऐसे समझ लो कि मान लो आपको एक बिजनेस शुरू करना है, और उस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको 6 लाख रुपए की आवश्यकता है। अब ये 6 लाख रुपए आपके पास है नहीं, आपके पास केवल 2 लाख रुपए हैं। तो आप क्या करो? आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप बिजनेस करो ही नहीं, 2 लाख आपके पास है वो रखो, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप 4 लाख रुपए कहीं से उधार ले लो, 2 लाख आपके पास हैं, दोनों को मिलाओ और एक बिजनेस की शुरुआत कर दो। तो अभी आप ध्यान से समझो कि हमें 4 कार्बन उधार लेने पड़ेंगे, अर्थात एक ऐसा पदार्थ लेना पड़ेगा जिसके पास 4 कार्बन हो, और ऐसा पदार्थ होता है जिसका नाम होता है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। कौन सा पदार्थ है? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। और ये ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल है, ये कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। इसका मतलब ये हुआ है कि 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए के और 4 कार्बन है वो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के, ये आपके जुड़कर किसका निर्माण कर लिया है? सिट्रिक अम्ल का निर्माण कर लिया है। अब देखो, मैं पहले इस चक्र के अंदर कौन कौन से पदार्थ बन रहे हैं उनको लिखने वाला हूं। हालांकि यहां पर आपके अलग अलग चीजें होती हैं, मैं उनको अलग अलग रंग से दर्शाना चाहता हूं, इस कारण पहले कौन कौन से पदार्थ बन रहे हैं वो देख लेते हैं। तो सिट्रिक अम्ल बना है, सिट्रिक अम्ल से आपका कौन सा बना है? आइसो सिट्रिक अम्ल। क्या बना है भाई? आइसोसिट्रिक अम्ल। और यह भी कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होता है। अब यहां पर कौन कौन से एंजाइम है वो हम देखने वाले हैं।
आइसोसिट्रिक अम्ल है, इससे आपका क्या बनेगा, इससे आपका बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। क्या बनेगा भाई, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। और ये 5 कार्बन का है। कितने कार्बन का, 5। इसका मतलब ये हुआ है कि यहां आइसोसिट्रिक अम्ल से जब आपका अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल बना है, इस दौरान एक कार्बन बाहर निकल गया है। और जो एक कार्बन बाहर निकलता है वो निकलता है आपका किस रूप में, CO2 के रूप में। किस रूप में निकलता है, CO2 के रूप में। इसके बाद में अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल से आपका बनता है एक पदार्थ जिसका नाम क्या होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्या बना है भाई, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। और ये है आपका 4 कार्बन का। कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। यहां पर ध्यान से देखो भाई, 5 से 4 कार्बन हुए, इसका मतलब यह हुआ कि एक कार्बन फिर से निकला है। और वो निकला है, वो किस रूप में बाहर निकला है, वो निकला है CO2 के रूप में। साथ साथ में यहां पर एक कोएंजाइम ए भी जुड़ा है, अर्थात कोएंजाइम ए अंदर प्रवेश करता है। ठीक है। इसके बाद में देखो भाई, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है आपका किसमें, सक्सिनिक अम्ल में। किसमें कन्वर्ट होता है, सक्सिनिक अम्ल में। और ये सक्सिनिक अम्ल आपका कन्वर्ट किसमें होता है, ये सक्सिनिक अम्ल है, यह आपका कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरिक अम्ल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमेरिक अम्ल। और ये फ्यूमेरिक अम्ल है, इसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका मेलिक अम्ल में। और ये मेलिक अम्ल है, बाद में कन्वर्ट होगा किसमें वापस, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में। तो इस प्रकार से ये आपका चक्र है जिसमें ये पदार्थ बनते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि ये 4 कार्बन का था, ये भी 4 कार्बन का था, ये भी 4 कार्बन का है, और ये भी 4 कार्बन का है। अब इस चक्र में कौन कौन सी अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से कौन कौन से एंजाइम काम में आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं। देखो, पहला हम यहां से यहां गए थे, तो इस दौरान क्या हुआ था कि जो आपका ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल है ये कन्वर्ट हुआ है सिट्रिक अम्ल में। इस कारण यहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम होता है सिट्रिक सिंथेटेज। कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक सिंथेटेज। ध्यान से सुनो, यहां पर आपको कोई कोएंजाइम ए नहीं दिख रहा है, इस कारण ये कोएंजाइम ए क्या कर जाता है, बाहर निकल जाता है। क्या होता है, कोएंजाइम ए बाहर निकल जाता है। अब देखो, जब आपका सिट्रिक अम्ल बन गया, ये पहला बना है। और ध्यान से सुनो, अभी हमने पढ़ा था कि जो आपका क्रेब्स चक्र होता है उसको सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पहला स्थायी उत्पाद जो बनता है वो बनता है आपका सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल से जब आपका आइसोसिट्रिक अम्ल बना है, इस दौरान जो एंजाइम काम में आया है उसका नाम क्या होता है, एकोनिटेज। कौन सा एंजाइम होता है, एकोनिटेज। और यहां पर एक जल का अणु होता है, वो बाहर निकलता है। क्या होता है, जल का अणु बाहर निकलता है। अब देखो, आइसोसिट्रिक अम्ल बन गया। आइसोसिट्रिक अम्ल से क्या बना है आपका, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। क्या बना है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। और इस दौरान क्या होता है, देखो इस दौरान देखो, एक तो आपका कार्बन बाहर निकला, वो CO2 के रूप में निकला।
और इस दौरान आपका हाइड्रोजन भी बाहर निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को ग्रहण कौन करता है? जैसे हमने लिंक अभिक्रिया के अंदर पढ़ा था कि हाइड्रोजन को ग्रहण करने वाला जो होता है वो होता है Na+। तो ये जो Na+ है ये हाइड्रोजन को ग्रहण करता है और आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADH+H+ में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बन गया है आपका अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल। कितने कार्बन का? 5। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि क्रेब्स चक्र में एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो 5 कार्बन का होता है। बाकी या तो 6 कार्बन के हैं और या फिर 4 कार्बन के हैं। इसके बाद में देखो अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल से आपका सक्सिनाइल को एंजाइम ए बना है और इस दौरान भी आपका एक NAD+ है वो कन्वर्ट हुआ है NADH+H+ में, इसमें कन्वर्ट हुआ है। हाँ, एक बात और देखो भाई, इसमें एंजाइम कौन सा है? आपको बताया था कि जब भी आपका हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो वहां पर एक एंजाइम होता है जिसे याद रखना है डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम होता है? डिहाइड्रोजिनेज। अब ये कहां से निकला है? आइसोसिट्रिक अम्ल में से हाइड्रोजन बाहर निकला है, तो इस कारण इसको बोल सकते हैं आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। तो यहां मैं एंजाइम का नाम लिख देता हूं, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। यहां पर भी हाइड्रोजन बाहर निकला और इस कारण यहां पर एंजाइम कौन सा हो जाएगा भाई? जो पहले वाला देख लो, पहले वाला है कीटोग्लूटेरिक अम्ल, तो इसको यहां पर एंजाइम को मैं क्या लिख दूंगा? अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज। जब आपका ये बन गया है तो आपका बन गया है सक्सिनाइल को एंजाइम ए। को एंजाइम ए बन गया। ये कितने कार्बन का है? 4। यहां से जब आपका क्या बना है? सक्सिनिक अम्ल। क्या बना है भाई? सक्सिनिक अम्ल। इस दौरान ये जो अभिक्रिया होती है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा। और जब ऊर्जा निकलती है तो आपको ध्यान रखना उस ऊर्जा को हम काम में ले लेते हैं। ऊर्जा को व्यर्थ थोड़ी करना है। उससे हम क्या कर देते हैं? एक जीडीपी है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं और जोड़कर एक पदार्थ बना लेते हैं जिसका नाम होता है जीटीपी। अब आप सोचोगे कि ये जीटीपी क्या है? अरे एटीपी का तो नाम सुना है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। उसी प्रकार से एक जीटीपी होता है जिसे बोलते हैं ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। एक एटीपी और एक जीटीपी होता है, ये बराबर ही होते हैं। ध्यान से सुनो, क्रेब्स चक्र में जब आपका सक्सिनाइल को एंजाइम में सक्सिनिक अम्ल में बदलता है तो इस दौरान आपका क्या होता है? एक जीटीपी का निर्माण होता है और ये एकमात्र अभिक्रिया है जहां पर आपका जीटीपी या यूं बोल दो एटीपी है उसका निर्माण हुआ है। पूरे क्रेब्स चक्र में केवल ये एक अभिक्रिया है जहां पर आपका क्या होता है? जीटीपी या एटीपी का निर्माण होता है। इसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, अर्थात यहीं पर सीधा सीधा यही बना है। आपको कहीं पर भी एटीपी बताया क्या? नहीं बताया, सीधा सीधा यही बना है। साथ साथ में यहां से कौन सा क्या चीज बाहर निकल गई? यहां से बाहर निकल गया है को एंजाइम ए। ये को एंजाइम ए निकला तभी तो आपका सक्सिनिक अम्ल बना है। एंजाइम कौन सा होगा? देखो भाई, जब भी आपका फॉस्फेट समूह का आदान प्रदान सीधा सीधा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक एंजाइम आता है जिसे बोलते हैं हम काइनेज। और यहां पर कौन सा काइनेज हो गया? सक्सिनिक थायोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है? सक्सिनिक थायोकाइनेज। अब देखो, सक्सिनिक अम्ल से क्या बना है आपका? फ्यूमेरिक अम्ल। क्या बना है भाई? फ्यूमेरिक अम्ल। और ये जब बना है
तो इस दौरान आपका क्या बना है, देखो एक अणु है जिसे हम बोलते हैं FAD+। क्या बोलते हैं भाई, FAD+। जैसे आपका NAD+ होता है, वैसे ही हाइड्रोजन को एक अणु है वो और ग्रहण करता है जिसका नाम होता है FAD+। इसने हाइड्रोजन को ग्रहण किया और क्या बना लिया है, FADH2। क्या बना लिया है, FADH2। और इस दौरान आपका सक्सिनिक अम्ल किस में बदल गया है, फ्यूमेरिक अम्ल में। और यहां पर देखो फिर से हाइड्रोजन समूह का या हाइड्रोजन का आदान प्रदान हुआ है, हाइड्रोजन बाहर निकला है, तो एंजाइम कौन सा हो जाएगा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। हमारा चक्र कंप्लीट होने वाला है भाई। देखो फ्यूमेरिक अम्ल बना और फ्यूमेरिक अम्ल से क्या बना है, मेलिक अम्ल। और इस दौरान ध्यान से देखो, फ्यूमेरिक अम्ल से जब आपका मेलिक अम्ल बना है, इस दौरान एंजाइम तो आपका है फ्यूमरेज। कौन सा एंजाइम है, फ्यूमरेज। और इस दौरान एक जल का अणु होता है, ये क्या होता है, काम में आता है। एक जल का अणु क्या होता है, काम में आता है। और लास्ट में आपका मेलिक अम्ल है वो किस में बदल जाता है, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में। अरे जब हमने इस चक्र की शुरुआत की थी तो आपको बताया था हमने 4 कार्बन उधार लिए थे। बिजनेस की जब शुरुआत की थी तो हमने 4 लाख रुपए उधार लिए थे। हमारा काम तो हो गया, हमने कमा लिया। आप बोलोगे क्या कमाया, वो हम तो देखेंगे बाद में। हमने कमा लिया तो कमाने के बाद उधारी भी तो चुकानी है। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल को उसके 4 कार्बन देने हैं कि नहीं देने, तो ये मेलिक अम्ल किस में बदल जाएगा, आपका ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में। लेकिन जब आपका मेलिक अम्ल ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में बदलेगा तो उस दौरान आपका NAD+ है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH+H+ में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो फिर से हाइड्रोजन बाहर निकला तो आप एंजाइम बताओ कौन सा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका मेलिक डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज। और आपका बन गया है क्या, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। आपको लग रहा होगा क्या पढ़ा है, अरे भाई देखो आपको एकदम सिंपल रूप में क्रेब्स चक्र को पढ़ाया है। और जो ये क्रेब्स चक्र है, इस क्रेब्स चक्र को हमने क्यों चलाया है, इससे हमें मिला क्या, वो तो हम देखने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये चक्र समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए, दोबारा से समझिए कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या इस प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से एंजाइम काम में आते हैं। बाकी आपको कुछ कुछ मेन चीज ध्यान रखनी है कि 5 कार्बन का कौन सा पदार्थ होता है, शुरुआत में कौन सा बनता है और कहां पर सीधा सीधा आपका ATP का निर्माण होता है। ये 3 अभिक्रियाएं तो आपको याद रखनी है भाई। 5 कार्बन का है अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, पहला उत्पाद है सिट्रिक अम्ल, और एक जो सक्सिनाइल को एंजाइम में से सक्सिनिक अम्ल बनाता है, उस दौरान आपका सीधा सीधा क्या बनता है, ATP बनता है। मैंने पहले इसी कारण लिखे थे कि ये आपको एकदम कंफ्यूज नहीं हो जाए। हमने एंजाइम है, उन एंजाइमों को अलग रंग से दिखाया है और बाकी ये आपके पदार्थ हैं। अब देखो जब हमने क्रेब्स चक्र देखा तो इस क्रेब्स चक्र से हमें मिला क्या, क्यों इतनी मेहनत की है। हमारा मेन उद्देश्य था ऊर्जा बनाना, ऊर्जा मतलब ATP बनाना। क्या बनाना भाई, ATP। आप बोलोगे कि पूरा चक्र चलाया और हमें केवल कितना ATP मिला, 1। ये देखो केवल कितना ATP मिला, 1। हमें तो कुछ नहीं मिला, इससे ज्यादा तो ग्लाइकोलाइसिस में मिल गया था। लेकिन भाई जो एक सीधा सीधा ATP मिला है उसके साथ साथ में हमें क्या मिला है, देखो आपका एक NADH+ मिला, ये यहां पर दूसरा मिला और ये यहां पर क्या मिला, तीसरा मिला। 3 ये चीज मिल गई भाई, ये हमारे बहुत काम की चीज है। तो 3 तो क्या मिल गए, NADH+H+। साथ साथ में एक क्या मिला है हमारा, FADH2। और ये चारों चीज हमारे बहुत काम की रहने वाली हैं। देखो भाई आगे मैं लिख देता हूं कि इससे हमें क्या मिला। क्रेब्स चक्र से
एटीपी उत्पादन, क्रेब्स चक्र से एटीपी का उत्पादन। देखो भाई, पहला तो देखो सीधा सीधा एटीपी का उत्पादन कितना हुआ भाई, 1 एटीपी। आप बोलोगे सर एटीपी नहीं बनाता, जीटीपी बनाता। कोई बात नहीं, जीटीपी लिख दो। जीटीपी और एटीपी है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब 1 एटीपी बन गया। फिर दूसरी चीज क्या मिली हमें, 3 गुणा NADH प्लस H+, ये कितने बने थे, 3। और आपको मैंने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी बताया था कि NADH+H+ है, ये आपका एक साइकिल के अंदर जाता है जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलता है, जिसे हम बोलते हैं ETC, अर्थात इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल। और वहां पर एक ये NADH+H+ है, ये आपका क्या बनाएगा, 3 एटीपी का निर्माण करेगा। कितने का निर्माण करेगा, 3। एक बनाएगा 3, तो 3 कितने बनाएंगे भाई, 3 कितने बना देंगे, 9। कितने बन जाएंगे, 9 एटीपी। ध्यान रखना, 1 से 3 बनते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी एक हमारा क्या बनाता, FADH2, और ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाएगा और क्या करेगा भाई, ये बनाएगा 2 एटीपी। कितने एटीपी बनाएगा, 2। तो ये टोटल कितने हो गए, 2 एटीपी। तो आप बताओ, एक क्रेब्स चक्र है, एक सिंगल क्रेब्स चक्र है, उससे कितने एटीपी बने, 1 और 9 10, 10 और 2 12, 12 एटीपी बने हैं एक क्रेब्स चक्र में, एक क्रेब्स चक्र में। देखो, आपका एसिटाइल कोएंजाइम से जब एक क्रेब्स चक्र बनेगा तो इस एक क्रेब्स चक्र में कितने एटीपी बनेंगे, 12। लेकिन हमने देखो यहां पर देखो, ये क्या पढ़ी थी, लिंक अभिक्रिया, और लिंक अभिक्रिया में भी एक ये वाला बना था कि नहीं बना था, तो इसको भी जोड़ लो भाई, इसको भी जोड़ लो, लिंक अभिक्रिया। और लिंक अभिक्रिया में देखो एक क्या बना था आपका, NADH+H+। इसका मतलब क्या हो गया, 1 से कितने बन जाएंगे आपके, 3 एटीपी। कितने बन जाएंगे, 3। इसका मतलब क्या हो गया भाई, 12 तो ये वाले और 3 ये वाले, तो ये हो गए टोटल कितने, 15 एटीपी। कितने हो गए भाई, 15 एटीपी। अर्थात एक पायरुविक अम्ल लिंक अभिक्रिया और क्रेब्स चक्र के द्वारा टोटल मिलाकर कितने एटीपी का उत्पादन करेगा, 15। कितने एटीपी का उत्पादन करेगा, 15। अब एक बात मेरे को बताओ भाई, जो ग्लूकोज होता है वो कितने कार्बन का है, 6। पायरुविक अम्ल है कितने कार्बन का है, 3। तो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं, 2। इसका मतलब कि एक ग्लूकोज जब पूरा टूटेगा तो उससे पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनेंगे, और 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं को टूटने के लिए पूरे क्रेब्स चक्र को कितनी बार घूमना पड़ेगा, 2 बार। अर्थात नोट, क्या चीज ध्यान रखनी है, एक ग्लूकोज अणु कितने बनाता है भाई, 2 पायरुविक अम्ल, और 2 पायरुविक अम्ल है तो क्रेब्स चक्र कितनी बार चलेगा, 2 बार। कितनी बार चलेगा, 2 बार। एक में कितने एटीपी आए थे, 15 एटीपी। एक में कितने आए भाई, 15। तो 2 में कितने हो जाएंगे टोटल, 30 एटीपी। कितने एटीपी, 30। 30 एटीपी तो हमारे क्रेब्स चक्र में आ गए, अर्थात लिंक अभिक्रिया और क्रेब्स चक्र में। और इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस से
ग्लाइकोलाइसिस में कितने बने थे आपके 8 एटीपी। कितने बने थे भाई 8। अब 8 कैसे बने थे ग्लाइकोलाइसिस वाला टॉपिक देख लेना। तो टोटल आप मेरे को ये बता दो कितने हो जाएंगे भाई 30 और 8 38 एटीपी। मतलब कहने का मतलब ये हो गया है कि एक ग्लूकोज का अणु है ये टूटता है तो टोटल कितने एटीपी का उत्पादन होता है भाई 38 एटीपी का उत्पादन होता है। कितने एटीपी का 38 एटीपी का उत्पादन होता है। 38 एटीपी है उसका उत्पादन होता है। यह आपको ध्यान रखना। कई किताब होती हैं उन किताब में ये 38 की जगह पर 36 एटीपी है वो भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। कितने एटीपी भी देखने को मिलेंगे 36। लेकिन वो कब होता है कि एक अभिक्रिया होती है जो बाईपास हो जाती है उस दौरान 36 बनते हैं। अगर वो पूर्ण रूप से चक्र चलेगा तो 38 बनेंगे और कई बार आपको ये 36 भी देखने को मिलेगा। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि प्रश्न है वो किस हिसाब से पूछ रहा है। प्रश्न आपको कैसे कैसे कहां कहां एटीपी उत्पादन पूछ रहा है वो आपको ध्यान रखना है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कि क्रेब्स चक्र से कैसे आपके एटीपी का उत्पादन होगा। तो अब हम लास्ट में एक बात बोल सकते हैं कि जब एक ग्लूकोज का अणु टूटता है तो उससे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र दोनों के द्वारा पूर्ण अपघटन के द्वारा आपके कितने एटीपी का उत्पादन होता है 38 एटीपी का उत्पादन होता है। कई जगह पर इसे 36 एटीपी का उत्पादन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। और जो श्वसन है उसमें जो जो टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं लैब असिस्टेंट के सिलेबस में वो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें